हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम नेट पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो है वो अरस्तु पे है, एरिस्टोटल। इसके अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं अरस्तु की जो इंटायर पॉलिटिकल आइडियाज है, जितनी भी थ्योरीज हैं अरस्तु ने जो प्रतिपादित की हैं, उन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटायर पॉलिटिकल आइडियाज को फिलोसॉफिकल आइडियाज़ कह लो या पॉलिटिकल आइडियाज़ कह लो। वैसे जो अरस्तु है उसके जो आइडियाज़ हैं, उसकी जो थ्योरीज है, उसका जो मेथडोलॉजी रही है, उसके कारण उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एंड प्लेटो इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड अरस्तु इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो अरस्तु एक फेवरेट टॉपिक है एनटीए के जो एग्जाम्स होते हैं, एनटीए जो एग्ज़ाम लेती है नेट का हमारा, उसका फेवरेट टॉपिक है। लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक अरस्तु की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इसकी रिवॉल्यूशन की कंसेप्ट है, इसका स्लेवरी पर जो व्यूज हैं, ठीक है, इसका जो क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट्स की, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी डिटेल वे में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और स्टेटमेंट भी पूछ ली जाती है अरस्तु की। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एंटायर गैमेट ऑफ एरिस्टोटल्स पॉलिटिकल आइडियाज। ठीक है, तो ये एक सिंगल वीडियो सफिशिएंट है अरस्तु को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अरस्तु, लेट अस स्टार्ट। अरस्तु वाज बोर्न इन 384 BC स्टागिरा मैकडोनिया में। ठीक है, ये प्लेस है इसके बोर्न करने का। और जो प्लेटो था वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में बोर्न हुआ था, लेकिन जो अरस्तु है इसके जो फादर थे, इनके फादर का नाम है, नाम कई बार पूछ लेते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, इनके फादर का जो नाम है वो निकोमाचस। ठीक है, ये जो बंदा था ये मैकडोनिया के जो शासक थे यहाँ पर, इसके यहाँ पे एक फिजिशियन की तरह काम करता था। ठीक है, तो जो अरस्तु है उसका बैकग्राउंड जो रहा है वो मतलब बचपन में ही उसे फिजिशियन की ट्रेनिंग मिल गई थी। ठीक है, तो उसका जो अरस्तु को का जो वर्क है उसमें बायोलॉजी में भी उसका काफ़ी वर्क है, सिलोलिज्म में भी उसका वर्क है, लॉजिक के काम कार्य क्षेत्र में भी उसने काम किया है। तो काफ़ी इसकी सिस्टमेटिक अप्रोच के कारण इसको फादर बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस का। और अरस्तु ने बहुत सारे डिफरेंट विषयों पर अपने व्यू रखे हैं। ठीक है, तो काफी मतलब थॉटफुल बंदा था ये। जो अरस्तु है वो किसका शिष्य था? प्लेटो का शिष्य था। ठीक है, प्लेटो गुरु थे अरस्तु के। और लगभग 20 इयर्स तक जो अरस्तु है वो प्लेटो की जो एकेडमी थी, कल हमने बात की थी ना एकेडमी, उसमें अरस्तु पढ़ा था। ठीक है, सबसे अरस्तु को ब्रेन बोला जाता था, एरिस्टोटल को ब्रेन बोला जाता था अकेडमी का, यानी कि सबसे इंटेलिजेंट बंदा था ये अकेडमी का, जो प्लेटो के द्वारा स्थापित की गई थी। तो वहां से इसने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और उसके बाद इसने अपने आप लाइजम एस्टेब्लिश की एथेंस में। ये भी एक तरह की मतलब शिक्षा प्रोवाइड करने वाली अकेडमी थी। ठीक है, बाद में स्टैब्लिश करती है। और अरस्तु जो है वो ट्यूटर रहा है अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द महान, जिसको आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। ठीक है, उसका ट्यूटर रहा है, उसको शिक्षा दीक्षा अरस्तु ने प्रोवाइड की है। और इसको फादर बोला जाता है बिकॉज ऑफ हिज सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अरस्तु ने जहाँ पर जो प्लेटो था वो अपने आइडियाज के आधार पर स्पेक्युलेट कर रहा था, है ना, कि क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी देयर, सिर्फ अपने आइडियाज के आधार पर। लेकिन जो अरस्तु है वो पहले क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशन कर रहा है, स्टडी कर रहा है। ठीक है, एम्पेरिकल वे में चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, और उसके आधार पर यह है अपने विचार प्रतिपादित कर रहा है। तो अरस्तु ने क्या किया था? इसने 158 संविधानों का, कॉन्स्टिट्यूशंस जो वर्ल्ड ओवर एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है, उनका अध्ययन किया, स्टडी किया, और उसके आधार पर अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अरस्तु के लिए गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है वो एक ही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द या गवर्नमेंट दोनों एक ही है अरस्तु के लिए। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैडम कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज करिए, कहीं पे गवर्नमेंट यूज कर रही है। दोनों शब्द एक ही है अरस्तु के लिए, इसलिए मैं भी इसको इंटरचेंजेबली यूज करूंगी। ठीक है,
तो जो अरस्तु है वो कह रहा है कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी एम्स एट अचीविंग द गुड लाइफ थ्रू द स्टेट। यानी कि जो अरस्तु है वो कह रहा है कि अल्टीमेट एम क्या है पॉलिटिकल फिलोसॉफी का, वो क्या है कि मनुष्य को एक अच्छा जीवन प्रोवाइड करना, और अच्छा जीवन मनुष्य का जो हो सकता है वो स्टेट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, अरस्तु की बहुत सारी कोटेशंस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलिवेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखा जाए कि जो अरस्तु है वो ग्रीक सिटी स्टेट शेप्ड अरिस्टोटल्स पॉलिटिकल थिंकिंग। जो ग्रीक सिटी स्टेज में एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिक्स थी उसने अरस्तु के आइडियाज को शेप किया, उसके आइडियाज को प्रभावित किया। ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी पेलोपोनेशियन वार के बाद, कल हमने इसको डिस्कस किया था प्लेटो वाली वीडियो में। अगर आपने अभी तक प्लेटो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको भी देखें। तो ये कह रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आफ्टर द पेलोपोनेशियन वार इनकरेज कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस, कि भाई डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट जो ग्रीक स्टेट्स हैं, उसमें किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसने इसके विचारों को प्रभावित किया और ही रिएक्टेड टू बोथ प्लेटोज आइडियलिज्म एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिकल रियलिटीज जो एग्जिस्ट कर रही थी। एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल रियलिटीज थी, प्लेटो के जो आइडियाज थे, उन दोनों के प्रति इसने रिएक्शन पेश किया। ठीक है, और उसके आधार पर जो स्टडी किया इसने 158 संविधानों का अध्ययन किया, और जो पॉलिटिकल रियलिटीज एग्जिस्ट कर रही थी, जो प्लेटो के जो आइडियाज थे, उसके आधार पर इसने अपने आइडियाज का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो इसका जो आउटलुक रहा है, ओवरऑल जो आउटलुक रहा है वो काफी प्रैक्टिकल रहा है, और ये 17 साल की उम्र में इसमें एंटर किया था। कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इस तरह के ना बेकार से क्वेश्चन, कि 17 साल की उम्र में इसने जो प्लेटो की एकेडमी थी उसमें एंट्री मारी थी। ये कुछ बुक्स हैं जो अरस्तु की फेमस बुक हैं। पॉलिटिक्स ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट फेमस है, और इसी में ये क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। मेजर जो आइडियाज हैं अरस्तु के वो इसी बुक में अवेलेबल हैं। ठीक है, इसी में इसका आइडल स्टेट का कंसेप्ट भी मिलता है, और अरस्तु का जो आइडल स्टेट वो प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट था, यानी कि रूल बाय लॉ है प्लेटो का, अरस्तु का आइडल स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट जो बुक है निकोमेनियन एथिक्स है, वर्चू और हैप्पीनेस पे एम्फेसाइज करता है यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस ये भी बुक है, एम्पेरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी करता है, 158 संविधानों का अध्ययन करता है यहाँ पे। मेटाफिजिक्स, रिटोरिक और पोएटिक्स आल्सो इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल रीजनिंग, ये भी इसके पुस्तक के नाम है। कभी आप ये कहो कि भाई ये कौन सी बुक है, ये इंपॉर्टेंट, ये सारी फेमस बुक है अरस्तु की, काफी काम किया है इसने, पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो अरस्तु है उसकी मैथडोलॉजी क्या रही है। बेसिकली जो अरस्तु की मैथडोलॉजी है उसी के कारण उसको फादर बोला जाता है ना, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो अरस्तु ने इंपेरिकल मेथड एम्प्लॉय किया। इंपेरिकल मेथड क्या होता है? इंपेरिकल यानी कि अनुभवजनक, जो आपके अनुभव पर आधारित हो, अनुभवजनक यानी कि जो चीजें आपने एक्सपीरियंस की है, आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उन चीजों को क्या कर रहे हो, एस्टैब्लिश कर रहे हो, उन चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है, यानी कि आप जो रियलिटी है उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो आप किसी तरह के अपने आइडियाज के आधार पर, कि भाई इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए, ऐसा आप नहीं बता रहे हो। आप सिर्फ क्या कर रहे हो कि अपने आइडियाज, वो जो चीजें आपने अनुभव की है उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो दूसरों के लिए। इसने क्या किया कि इसने जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन थे उस टाइम पे, उन सभी का 158 संविधानों के जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे उनका इसने स्टडी किया पहले। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की स्टडी की, स्टडी करने के बाद इसको एक्सपीरियंस होगा कि भाई किस पर्टिकुलर स्टेट में किस तरह की व्यवस्था एग्जिस्ट कर रही है, फिर क्या कर रहा है, ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, और उनको क्लब कर रहा है, जो सिमिलैरिटीज थी और जो डिफरेंसेस थे, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को क्लब कर रहा है, दोनों को।
सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को क्लब कर रहा है, सिमिलैरिटीज को एक साइड में लेके जा रहा है, डिफरेंसेस को एक साइड में लेके जा रहा है, और उसके आधार पर अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, और उसके आधार पर कहता है कि क्या हो सकता है, किस तरह की व्यवस्था एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल मेथड एम्प्लॉय कर रहा है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उनकी स्टडी कर रहा है। इंडक्टिव, इसको हमने कल भी डिस्कस किया था कि दो तरह की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ये किसकी है? प्लेटो की है, और ये एरिस्टोटल की है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है पर्टिकुलर टू जर्नल, कल भी मैंने बताया था, पर्टिकुलर टू जर्नल, यानी कि पहले आप किसी एक विशेष फिनोमिना की स्टडी करते हो, और उस फिनोमिना मतलब ये एक फिनोमिना है और उसके अंदर ये 5 सेगमेंट हैं, पहले आप इन 5 को डिटेल से स्टडी करोगे, और इन 5 के आधार पर जो स्टडी आएगी उसके आधार पर आप इस होल फिनोमिना की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, तो इस तरह के इंडक्टिव रीजनिंग का प्रयोग करता है कौन? अरस्तु। ठीक है, ये इंपेरिकल या प्रिलिमिनरी टाइप ऑफ साइंटिफिक मेथड है इंडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद एक टेलियोलॉजिकल अप्रोच है इसकी। टेलियोलॉजी क्या होती है कि अल्टीमेट डेस्टिनी क्या है, अल्टीमेट डेस्टिनी, कि सभी मनुष्यों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि अच्छी लाइफ जीना ना। ठीक है, तो अरस्तु कहता है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन बीइंग का? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है एक अच्छी लाइफ, एक गुड लाइफ जीना और गुड लाइफ को लिव करना। तो गुड लाइफ के लिए कहता है कि जो गुड लाइफ को सस्टेन करने के लिए स्टेट जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। ये कह रहा है कि यहाँ पे इसकी एक स्टेटमेंट है प्लेटो, उसकी अरस्तु की, ये कह रहा है कि anyone who lives without state is either a god or beast। ठीक है, ये कह रहा है कि जो भी इस राज्य के बिना रहता है या तो वो भगवान है या वो राक्षस है, पिचास है। ठीक है, वो इंसान नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य राज्य के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, उसको भी हम डिटेल से करेंगे कि क्या कुछ है इसका। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हर एक काम के पीछे डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। लाइक स्लेव है, स्लेवरी जो है उसके पीछे भी एक डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हर एक चीज का अपना ऑब्जेक्टिव होता है इस संसार में आने का, और वो उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करती है। जो अरस्तु है वो क्या है? कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव है इसका। ठीक है, फादर ऑफ कंजर्वेटिविज्म भी इसको बोला जा सकता है, बिकॉज ये ट्रेडिशंस को बनाए रखना चाहता है, किसी तरह के रेडिकल चेंज को ये एक्सेप्ट नहीं करता, नो रेडिकल चेंज। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उनको बनाए रखना चाहता है, उनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कहता है कि अगर रेडिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस किए तो उससे इंस्टेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, और इंस्टेबिलिटी आएगी तो रेवोल्यूशन होगा, और अरस्तु का मेन कंसर्न था रेवोल्यूशंस को प्रिवेंट करना। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। जो प्लेटो अरस्तु है वो कह रहा है कि मैन एज ए पॉलिटिकल एनिमल, इसकी स्टेटमेंट आती है मैन एज ए, कहीं पर सोशल एनिमल दिखाई देता है वर्ड और कहीं पर पॉलिटिकल एनिमल दिखाई देता है, कहीं पर दोनों दिखा देते हैं, सोशो पॉलिटिकल एनिमल। तो इसका मतलब क्या है कि मनुष्य राजनीति प्राणी है, मनुष्य राजनीति के बिना जीवित नहीं रह सकता। जो राजनीति है वो मनुष्य के ब्लड में है, बाय नेचर है, प्रकृति ने प्रदत्त किया है पॉलिटिक्स को मनुष्य के नेचर में, मनुष्य पॉलिटिक्स के बिना नहीं रह सकता। ये कह रहा है कि ह्यूमन अचीव परफेक्शन ओनली विद इन पॉलिटिकल कम्युनिटी, क्योंकि जो मनुष्य है वो अपने जीवन को परफेक्टली तभी अचीव कर सकते हैं जब वो पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंतर्गत रहते हों। ओनली लिखा है यहाँ पे, ये बहुत सिग्निफिकेंट ओनली है कि भाई मनुष्य राजनीति के बिना अचीव जिंदा नहीं रह सकते। कह रहा है लैंग्वेज रीजन डिस्टिंग्विश ह्यूमन फ्रॉम अदर एनिमल, कि मनुष्य जो अदर पशु है उनसे सिर्फ भिन्न है, क्योंकि मनुष्य के पास एक तो अपनी भाषा है, एक रीजन करने की क्षमता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, क्या हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, उसको अंडरस्टैंड करने की मनुष्य के पास
क्या है, क्षमता है जो पशुओं के पास अवेलेबल नहीं है। ये अदर स्टेटमेंट है इसकी। अदर आउटसाइड द स्टेट वन इज ईदर बीस्ट और ए गॉड, ये जो मैंने डिस्कस किया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो जाता है शब्दों में, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया ना कि मनुष्य राज्य के बिना नहीं रह सकता। अरस्तु क्या करता है, अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए ये एक मतलब कहता है कि मनुष्य की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज्ड है। ठीक है, ये कह रहा है कि हायरार्की ऑफ नीड्स, जो ह्यूमन नीड्स हैं उनकी एक हायरार्की है, और हायरार्की ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये कह रहा है कि सबसे पहले मनुष्य की बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है, मनुष्य की जो जैविक आवश्यकताएं होती हैं, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको फुलफिल करने के लिए मनुष्य क्या करता है, फैमिलीज बनाता है। इज दैट क्लियर कि मनुष्य परिवार बनाता है अपनी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। उसके बाद मनुष्य की आती है बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट जब फुलफिल हो जाती है तो मनुष्य अपनी सोशल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहता है। ठीक है, जो समाज के प्रति जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके कंटेक्स्ट में सिविल सोसाइटी एमर्ज होती है। सिविल सोसाइटी, मनुष्य समाज में रहने वाले लोगों के साथ संबंध एस्टैब्लिश करता है। उसके बाद आती है उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें मनुष्य अपने आप को, अपने जीवन के उद्देश्य को रियलाइज करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जहां पे बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं, सोशल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, तो नेक्स्ट हायर ऑर्डर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स है। और उनको फुलफिल करने के लिए जो मनुष्य है वो क्या करता है, वो स्टेट का निर्माण करता है। यानी कि स्टेट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन के लिए अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, और इसीलिए ये क्या कह रहा है कि जो देर आर हायरार्की ऑफ नीड्स, और उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है। ये हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है, हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और ये सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है, यही अल्टीमेट एंड है, अल्टीमेट एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ। लेकिन वो ये भी कहता है कि जो मनुष्य है वो अल्टीमेटली क्या बियर करना चाहता है, एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, और जो स्टेट के बिना पॉसिबल नहीं है। यानी कि स्टेट यहाँ पे, स्टेट का जो ओरिजिन हुआ है, स्टेट यहाँ पे ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, प्रकृति पदार्थ है, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो लेटर ऑन होब्स, लॉक, रूसो कह रहे हैं, वैसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, प्रकृति ने क्रिएट किया है मनुष्य को उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, कहीं पे तो ये कह रहा है कि जो क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें ना, क्रोनोलॉजिकली जो पहले आता है क्रमानुसार, क्रोनोलॉजिकली तो जो मैन है वो पहले आता है। ठीक है, मनुष्य पहले बोर्न हुआ है, लेकिन जो टीलियोलॉजिकली है, यानी कि अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है टीलियोलॉजिकल, उसके अनुसार स्टेट पहले आता है, क्योंकि स्टेट एग्जिस्टेंस में आया है मनुष्य को गुड लाइफ प्रोवाइड करने के लिए। स्टेट को प्रकृति ने क्रिएट किया, ये बात याद रखनी है, मनुष्य ने क्रिएट नहीं किया है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है मनुष्य की लाइफ का, कि वो स्टेट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन पहले समय अनुसार, कर्मानुसार पहले मैन एग्जिस्टेंस में आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज अंडरस्टैंड करना कि क्रोनोलॉजिकल क्या है, टीलियोलॉजिकल क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो स्टेट स्टेट के अंदर रहना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन बीइंग का, लेकिन कर्मानुसार ह्यूमन बीइंग पहले एग्जिस्टेंस में आता है। लेकिन वो स्टेट का निर्माण प्रकृति ने किया है, मनुष्यों ने स्टेट का निर्माण नहीं किया है। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। उसके बाद यही है, पहले फैमिली आती है, फिर विलेज या सोसाइटी आती है, फिर स्टेट आते हैं। स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, नॉट मेयरली ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्रिएट नहीं किया। जो सोफिस्ट हैं वो स्टेट को कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। जो होब्स है, होब्स, लॉक, रूसो को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, वो भी स्टेट को एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि पर्पज इज नॉट मेयर सर्वाइवल बट फॉर ए गुड लाइफ, यूडोमिनिया,
यानी कि राज्य का जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये नहीं है, सॉरी, जो मनुष्य है उसका उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना नहीं है, बट उसका उद्देश्य है क्या, एक अच्छी लाइफ जीना। तो वो अच्छी लाइफ तभी पॉसिबल हो सकती है स्टेट के अंदर रहे जब वो स्टेट इथिकली सुपीरियर टू अदर इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो स्टेट है वो सुपीरियर है, जो अदर इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं समाज में उनसे कहीं ज्यादा सुपीरियर है स्टेट। तो स्टेट का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वर्चूज को प्रमोट करना, मोरल एक्सीलेंस को प्रमोट करना, ठीक है, जस्टिस है, सिक्योरिटी है, वेलफेयर है, ठीक है। यहाँ पे जो अरस्तु है वो एक वेलफेयर स्टेट की भी स्टैब्लिशमेंट कर रहा है कि जो वेलफेयर स्टेट वो आज वाला वेलफेयर स्टेट नहीं है, ठीक है, वो अरस्तु का अलग कंसेप्शन था, लेकिन एक नोशन जो वेलफेयर का है वो उसके स्टेट के साथ भी अटैच्ड है। स्टेट जस्टिस को मेंटेन रखेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा अपने सिटीजन्स को, और स्टेट वेलफेयर करेगा अपने सिटीजन्स की, ठीक है। और स्टेट इस तरह की कंडीशंस क्रिएट करेगा जिसमें कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके ऑल ह्यूमन बींग्स का, ऑल ह्यूमन बींग्स, ये पॉइंट टू बी नोटेड कि सभी मनुष्यों का क्या होगा, कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। बैलेंसिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इंटरेस्ट, यहाँ पर जो अरस्तु है वो अपने स्टेट के अंतर्गत इंडिविजुअल्स के भी और कम्युनिटी के इंटरेस्ट को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि फैमिलीज भी एग्जिस्ट कर रही हैं जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे सिविल सोसाइटी भी है, ठीक है। तो स्टेट इसमें बैलेंस क्रिएट कर रहा है। स्टेट नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, प्रकृति प्रदत्त है, और उसको वो नहीं किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। तो उसके बाद जो अरस्तु है वो क्या करता है, 158 संविधानों का जो इसने अध्ययन किया उसके आधार पर क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर रहा है गवर्नमेंट्स की। तो अरस्तु ने 6 टाइप ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है, ठीक है, ये बात भी याद रखनी है, कहीं पे गवर्नमेंट यूज हो रहा है और कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये 6 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, तो उनमें से जो 3 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो अच्छे हैं और 3 के बुरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिस है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्या रहा है, यहां से क्वेश्चन आया है एक बार, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2 बेसिस हैं, 2 बेसिस हैं, 2 बेसिस है। एक तो क्या कि भाई आप है ना नंबर्स ऑफ रूलर, कि कितने व्यक्ति शासन सत्ता, कितने व्यक्तियों के हाथ में कितने व्यक्ति शासन सत्ता का संचालन कर रहे हैं। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑफ रूल, यानी कि जो रूलर है वो किस इंटरेस्ट में रूल कर रहे हैं, ये भी काफी सिग्निफिकेंट है। तो इन 2 बेसिस पे वो अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो अरस्तु है वो कह रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट है, ये 2 बेसिस हो गए। यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे नंबर्स ऑफ रूलर, कितने व्यक्ति शासन सत्ता में हैं। यहाँ पे इसको एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, इंटरेस्ट ऑफ रूल, तो इसके सब पार्ट्स बना लेते हैं हम फर्दर, ठीक है। इसके फर्दर सब पार्ट्स बन जाते हैं यहाँ पे। सेल्फ इंटरेस्ट, जो रूलर अपने इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो अरस्तु कहता है कि भाई जहां पर एक सिंगल रूलर है, एक ही व्यक्ति रूल कर रहा है, जो अपने इंटरेस्ट में रूल कर रहा है और जो पब्लिक इंटरेस्ट में रूल कर रहा है, तो जो मोनार्की है, राजतंत्र, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रूल किया जाता है, ठीक है। एक सेकेंड। और जो टिरेनी है,
यहाँ पे रूलर एक ही है और वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे फ्यू रूलर्स हैं, कुछ कुछ व्यक्ति रूल कर रहे हैं, हाँ, तो वो एक एरिस्टोक्रेसी है, एक ओलिगार्ची है। और ये जो कुछ व्यक्ति हैं ये धनिक वर्ग है, ठीक है, इनके पास पैसा है, बहुत सारे मनी पावर है इनके पास, ठीक है। ये सेल्फ इंटरेस्ट में ओलिगार्ची रूल करती है, टर्म यूज किया है। और जहां पर बहुत सारे व्यक्ति रूल कर रहे हैं, उसमें एक जो पब्लिक के इंटरेस्ट में जो रूल कर रहे हैं उसके अंतर्गत आता है पॉलिटी, और उसके अंतर्गत आता है डेमोक्रेसी, जो अपने अंतर्गत रूल कर रहे हैं। आज वाली डेमोक्रेसी नहीं है, ग्रीक सिटी स्टेट वाली डेमोक्रेसी उस टाइम पे। तो अरस्तु जो है ये क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करने के बाद अरस्तु जो कहता है कि ये वाले जो हैं ये तो बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बैड या परवर्टेड शब्द यूज करता है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं। और ये फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं, ये गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गुड फॉर्म। लेकिन फिर जो अरस्तु है वो इन सब की अपनी अपनी लिमिटेशंस बताता है। अरस्तु कहता है मोनार्की में क्या होता है, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद पनपता है, ठीक है, ग्रह क्लेश होता है, सत्ता हथियाने के लिए षड्यंत्र रचे जाते हैं, तो वो इसको भी प्रेफर नहीं करता। एरिस्टोक्रेसी में क्या है कि धनिक वर्ग है, मनी पावर है, मनी पावर। तो यहाँ पर भी जो नोबल पावर है, नोबल जो पीपल होते हैं, नोबेलिटी होती है जो, उसका एक्सेसिव इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए वो इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटी बताता है, जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति शासन व्यवस्था में हैं और वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट फॉर्म जो है अरस्तु की वो पॉलिटी है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ये करेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ये क्या है, अरस्तु की परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है अरस्तु की गवर्नमेंट्स की। उसके बाद इसकी जो पॉलिटी है वो बेस्ट प्रैक्टिकेबल कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ ओलिगार्चिक एंड डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास के पास शासन सत्ता है। और ये कहता है गोल्डन मीन, गोल्डन मीन की बात करता है, गोल्डन मीन इज गोल्डन रूल। अरस्तु कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव जो लोग हैं वो स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, ट्रेडिशन को बनाए रखना चाहते हैं। तो किसी भी तरह की एक्सट्रीम जो चीजें हैं उनको ये निगेट करता है, नेग्लेक्ट करता है एक्सट्रीमिटी को, ठीक है, उसको सपोर्ट कहीं पर भी करता दिखाई नहीं देता। प्रिफर्ड ओवर प्योरली आइडल कॉन्स्टिट्यूशन, तो पॉलिटी को प्रेफर करता, पॉलिटी को बेस्ट स्टेट बनाता है, क्योंकि दो जो एक्सट्रीम है, ओलिगार्ची, ठीक है, जहाँ पे कुछ वर्ग है, धनिक तंत्र है, और डेमोक्रेसी जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहा है, उनके बीच की शासन व्यवस्था है। और ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अरस्तु के अनुसार, पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स, और उसके अंतर्गत पॉलिटी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद जो अरस्तु है वो अपनी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप देता है। स्टेट आ गया एग्जिस्टेंस में, फिर सिटीजन्स बता रहा है कि कौन सिटीजन हो सकते हैं स्टेट के। तो अरस्तु यहाँ पे बिगिन करता है कि हु कैन नॉट बी सिटीजन, हु कैन नॉट बी सिटीजन ऑफ स्टेट, कि कौन राज्य के नागरिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अरस्तु इंक्लूड करता है कि जो विमेन हैं, देखो कि जो महिलाएं हैं दे कैन नॉट बी सिटीजन, ओल्ड एज पीपल, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं दे कैन नॉट बी सिटीजन, जो चिल्ड्रन हैं दे कैन नॉट बी सिटीजन, जो फॉरनर हैं, विदेशी जो आए हुए हैं, दे कैन नॉट बी सिटीजन, और जो स्लेव हैं दे कैन नॉट बी सिटीजन। क्योंकि अरस्तु के अनुसार सिटीजनशिप का मतलब क्या, सिटीजनशिप एम्प्लॉय एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि जिन लोगों के पास एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने के लिए समय है, टाइम है और कैलिबर है, ठीक है, कैलिबर है या कह सकते हैं कि रीजन है, दिमाग है, तर्क संगत करने की शक्ति है, वही व्यक्ति पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो व्यक्ति पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है वही क्या है, वही सिटीजन है स्टेट का। यानी कि जो अरस्तु है वो एक्टिव सिटीजनरी की बात करता है, एक्टिव सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब जस्ट ये नहीं कि आपको राइट टू वोट मिल गया, नहीं, यहाँ पे आप स्टेट के कार्यों में डायरेक्टली
पार्टिसिपेट कर रहे हो, एक्टिव सिटीजनशिप की बात करता है अरस्तु। और अरस्तु के जो आइडियाज हैं वो लेटर ऑन प्रभावित करते हैं किसको, हैना एरेंट को, हैना एरेंट। ठीक है, हैना एरेंट पर भी मेरी वीडियोज अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स या यूनिट सेकंड के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें डिटेल से देख सकते हो। ठीक है, तो जो हैना एरेंट है वो भी एक्टिव सिटीजनशिप की बात करते हैं। एक्टिव सिटीजनशिप से ही पावर आती है, हैना एरेंट की कंसेप्ट है पावर की, कंसेप्ट ऑफ पावर। ठीक है, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर का मतलब है कि आप सिटीजन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्लेव्स क्या है, उनके पास टाइम नहीं है, ना उनके पास टाइम है ना उनके पास रीजन है। विमेंस है, विमेंस बीइंग ए कंजर्वेटिव, या महिलाओं को घरों से बाहर निकालने के पक्ष में नहीं था। ठीक है, तो उनको सिटीजनशिप से एक्सक्लूड कर देता है। हाँ देखो, सारी चीजें रिलेटेड हैं, इसके पर्सपेक्टिव के साथ रिलेटेड हैं। तो ये जो अरस्तु है वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है कि लॉ को गवर्न करना चाहिए, किसी भी एक पर्सनल व्यक्ति को गवर्न नहीं करना चाहिए। और जो अरस्तु है वो फिलोसोफर किंग का जो डॉक्ट्रिन है, प्लेटो का फिलोसोफर किंग, और साथ में जो उसका कम्युनिज्म है, इन दोनों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, इन दोनों को, प्लेटो के जो डॉक्ट्रिन है, प्लेटो की जो थ्योरीज है, उनको क्रिटिसाइज करता है, फिलोसोफर किंग की और कम्युनिज्म की। जो अरस्तु है फिलोसोफर किंग के रूल के स्थान पर रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जिसका वर्णन स्टेटमेंट में और द लॉ पुस्तक में प्लेटो ने भी किया लेटर ऑन, जो हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड लॉ ऑफ लॉ इंश्योर स्टेबिलिटी एंड जस्टिस, यानी कि जो कानून का शासन है वो स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है और जस्टिस को इंश्योर करता है। अगर कानून का शासन होगा तो रिवॉल्यूशन नहीं होंगे। अरस्तु जो है, अरस्तु की जो थ्योरी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की थ्योरी है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये कह रहा है कि यूनिवर्सल जस्टिस का मतलब है सभी लोग अगर जब कानून की पालना करेंगे तो जस्टिस की स्टैब्लिशमेंट हो जाएगी। पर्टिकुलर जस्टिस क्या है, इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, एक करेक्टिव जस्टिस है, यानी कि जो अन्याय हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए जो किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है एलोकेशन ऑफ स्टेट रिसोर्सेस। अरस्तु कहता है कि अनइक्वल, ये स्टेटमेंट है इसकी, अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली, एंड जो इक्वल हैं दे शुड नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली। वही न्याय है, यानी कि असमान लोगों को समान नहीं ट्रीट करना है और जो समान लोग हैं उनको असमान तरीके से ट्रीट नहीं करना है। अगर ऐसा होगा तो वहां पर न्याय की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो इक्विटी सप्लीमेंट रिज लीगल रूल्स, जो लॉ है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस की एस्टेब्लिशमेंट करना है। लेकिन प्लेटो वाले में जस्टिस क्या था कि हर व्यक्ति अगर अपना काम करेगा तो न्याय की स्थापना हो जाएगी, किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी वहां पर। लेकिन यहां पर क्या है कि जस्टिस एस्टेब्लिश हो रहा है किसके द्वारा, कानून के द्वारा। तो यहाँ पे एक मिडिल क्लास थ्योरी है जो मैंने बता दिया कि हमें एक्सट्रीम्स को अवॉइड करता है, वेल्थ को और पॉवर्टी को दोनों को अवॉइड करता है। कहता है कि पुअर पीपल तो ग्रीडी होते हैं, ठीक है, उनको पहले कुछ उनको मिला नहीं होता तो मिलने के बाद वो क्या करते हैं। अरस्तु कह रहा है, भाई मैं नहीं कह रही, कभी आप भी कहो मैडम के कैसे विचार है, मैं नहीं कह रही, अरस्तु कह रहा है। ठीक है, तो पुअर पीपल सत्ता को सही तरह से संचालन नहीं कर सकते, वेल्थी जो है वो वेल्थ का मतलब मिसयूज करेंगे अपनी पावर को सस्टेन करने के लिए। इसलिए मॉडरेशन को, मिडिल क्लास को, ये कहता है कि मिडिल क्लास स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है, इज स्टेबल। ठीक है, तो इस तरह से जो मिडिल क्लास को प्रमोट करता है अरस्तु, उसको स्टेबिलिटी के लिए एसेंशियल मानता है। जो अरस्तु है वो कह रहा है कि जो स्टेट है उसको एजुकेशन को सुपरवाइज करना चाहिए, यानी कि स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन की बात करता है। प्लेटो के आइडिया से सहमत है यहाँ पर, स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन का जो पर्पज है वर्चूज और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेवलप करना होना चाहिए। और एथिक्स और जो पॉलिटिक्स है वो प्लेटो की लाइन में, यहाँ पे प्लेटो से एग्री है कि एथिक्स और पॉलिटिक्स सेपरेबल नहीं है, दोनों साथ साथ चलते हैं।
ठीक है। इथिक्स से अगर पॉलिटिक्स से इथिक्स को निकाल लोगे तो पॉलिटिक्स से मतलब अपना सिग्निफिकेंस लॉस कर देगी, क्योंकि जो स्टेट है वो एक इथिकल इंस्टीट्यूशन है। स्टेट का पर्पस क्या है? ह्यूमन बीइंग को गुड लाइफ प्रोवाइड करना। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अरस्तु की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये कहता है कि जो क्रांति होती है, ठीक है, क्रांति मीन्स इंस्टेबिलिटी, जो विभिन्न राज्यों में जो क्रांति होती है, इंस्टेबिलिटी आती है, उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा जो कारण बताता है अरस्तु वो है असमानता। जहां पर भी असमानता होगी, या तो वो, तभी तो मिडिल क्लास की बात कर रहा है ना, कि पुअर पीपल भी स्टेबल नहीं है, वेल्दी पीपल भी स्टेबल नहीं है, मिडिल क्लास स्टेबल है। ये कह रहा है कि जहां पर भी असमानता होगी, जहां पर भी अन्याय होगा, जहां पर भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस लोग पावर में आएंगे, और जहां पर भी करप्शन होगा, वो रीजन है किसके लिए? इंस्टेबिलिटी के लिए। वो रीजन है रेवोल्यूशन के लिए। ये कह रहा है कि अगर बहुत सारे जो फॉरेनर आ गए किसी राज्य में, तो वो भी रेवोल्यूशन का कारण बन सकता है। ये अरस्तु के अनुसार जो माइनर चेंज होता है ना, माइनर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, माइनर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, माइनर चेंज, ठीक है, वो भी एक रेवोल्यूशन है। यानी कि छोटा या बड़ा जो परिवर्तन होता है शासन सत्ता में, वो क्या है? एक रेवोल्यूशन है। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। तो अरस्तु कहता है रेवोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए जो शासक है उसको रेगुलेट करना पड़ेगा कि एक्सेसिव फॉरेनर ना आए, समाज में असमानता ना पनपे, अनजस्टिस ना पनपे, न्याय की स्टैब्लिशमेंट हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बना रहे, एजुकेशन सिस्टम सही तरह से चलता रहे, मिडिल क्लास को स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि मिडिल क्लास उसको स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है। मिडिल क्लास मतलब एक्सट्रीम को यहाँ पे अवॉइड कर रहा है अरस्तु, ठीक है, कंजर्वेटिव, बीइंग ए कंजर्वेटिव। अरस्तु प्रॉपर्टी की थ्योरी भी देता है। अरस्तु कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये भी कंजर्वेटिविज्म का इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे जो लोग, इससे थोड़ा एक स्टेप आगे चला जाता है, वो प्रॉपर्टी को नेचुरल राइट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल राइट कहता है। तो ये कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उससे क्या आता है? एक एम्बिशन आता है व्यक्तियों में, जीवन जीने की लालसा आती है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी की है ना, तीन बताता है, तीन क्लासिफिकेशन होना चाहिए। एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट यूज, मतलब आपकी निजी संपत्ति और उसका आप निजी प्रयोग कर रहे हो, तो अरस्तु इसको सपोर्ट नहीं करता। दूसरा क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट यूज, इसको भी ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो बेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताता है प्रॉपर्टी का, वो कह रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सभी को प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसका पब्लिक यूज होना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी होगी तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी, आपको प्रशंसा मिलेगी, आपको और प्रॉपर्टी को अर्जित करने की एम आपके अंदर जागृत होगा, ठीक है। और उसका पब्लिक यूज होना चाहिए, यानी कि पब्लिक पर्पज के लिए उसका यूज होना चाहिए। ये अरस्तु सजेस्ट कर रहा है कि दिस कैन बी द बेस्ट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको सपोर्ट कर रहा है वो। लेकिन आज के टाइम में हम इसको भी एग्री नहीं करते कि भाई हम अपने पर्सनल एफर्ट लगा के प्राइवेट प्रॉपर्टी अर्जित कर रहे हैं, तो उसका पब्लिक यूज हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि फैमिली इज फर्स्ट नेचुरल एसोसिएशन, जो हमने डिस्कस किया, और ये डिफेंड करता है नेचुरल स्लेवरी को। ये हाईली क्रिटिसाइज्ड डॉक्ट्रिन है इसका। ये स्लेवरी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। स्लेवरी का जो इंस्टीट्यूशन एंशिएंट एथेंस में एग्जिस्ट करता है, उसको ये सपोर्ट करता है। ये कह रहा है कि जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके आधार पर जो टाइप्स ऑफ मैन है, उसको बताता है ये कि दो टाइप के आदमी होते हैं। एक मेंटली स्ट्रोंग होते हैं, स्ट्रोंग, एक फिजिकली स्ट्रोंग है। तो जो मेंटली स्ट्रोंग है वो व्यक्ति रीजनड व्यक्ति है, उनके पास मेंटल कैपेबिलिटीज हैं, तो दे शुड पार्टिसिपेट इन द डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ स्टेट। और स्टेट के डेलिब्रेटिव फंक्शंस में पार्टिसिपेशन के लिए डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ स्टेट, एक सेकंड, ये मैंने टाइम लिख दिया, एक स्टेप आगे, डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ स्टेट, ठीक है।
उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो जो अरस्तु है वो कह रहा है कि डेलिबरेटिव फंक्शन ऑफ स्टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट है। अगर ये लोग अपना सारा काम करेंगे तो इनके पास टाइम अवेलेबल नहीं होगा। और जो फिजिकली जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है वो इनकैपेबल है डेलिबरेटिव फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसलिए जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है उनको मैनुअल वर्क करना चाहिए। किसका? जो मेंटली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है उनका मैनुअल वर्क। तो इस तरह से मैनुअल वर्क करेंगे तो इनकी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो भी यूटिलाइज हो जाएगी। साथ में जो मेंटली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं उनको भी टाइम मिल जाएगा कि वो स्टेट के डेलिबरेटिव फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर ले। यानी कि अरस्तु स्लेवरी को जस्टिफाइड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। जो आपके एट्रीब्यूट हैं उनके आधार पर ये स्लेवरी को सपोर्ट कर रहा है, स्लेवरी को नेचुरल मानता है कि भाई नेचर ने ऐसे क्रिएट किया है ह्यूमन बींग्स को। बट ये कह रहा है कि जो स्लेव है वो अगर मास्टर्स के, ये इनके लिए शब्द यूज करता है मास्टर, अगर जो स्लेव है मास्टर्स के एसोसिएशन में आके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को डेवलप कर लेता है तो उसको स्लेवरी से मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये एक मतलब उम्मीद की किरण दिखाई देता है कि भाई आप अगर अच्छा मेंटल कैपेबिलिटीज को डेवलप कर लेते हो मास्टर्स के साथ रह के तो आप स्लेवरी से आपको बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ से दो चीजें निकल के आती है, एक तो स्लेवरी नेचुरल है लेकिन स्लेवरी को क्या किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है, स्लेवरी के चंगुल से निकला जा सकता है। दूसरा क्या है कि जो एक्टिव सिटीजनशिप की बात करता है, डेलिबरेटिव फंक्शंस की बात करता है, स्टेट के कार्यों में एक्टिव सिटीजनशिप होनी चाहिए, एक्टिवली सिटीजन पार्टिसिपेट करे। तो ये इसकी स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन है जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया स्कॉलर्स ने। और ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये कह रहा है कि वर्चूज को एक्वायर किया जा सकता है हैबिट्स के द्वारा, गोल्डन मीन की बात करता है, और हैप्पीनेस के लिए यूडोमोनिया वर्ड यूज करता है। ये हाईएस्ट ह्यूमन एंड है, मनुष्य इसको अचीव करना चाहता है। ये कहता है पॉलिटिक्स क्रिएट कंडीशंस फॉर वर्चुअस लाइफ। ओके, उसके बाद जो अरस्तु है उसका इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है। जो रोमन थिंकर है मेडाविल है, सेंट थॉमस एक्विनोस है, उसको मेडाविल अरस्तु भी बोला जाता है। ठीक है, वो अरस्तु के आइडिया से काफी प्रभावित है। लोक है, मॉन्टेस्क्यू है। ठीक है, संविधानवाद की जो ट्रेडिशन है वो अरस्तु से ओरिजिनेट होती है क्योंकि इसने 158 संविधानों का अध्ययन किया था। तो एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की फाउंडेशन लेड करता है पॉलिटिकल साइंस में, जब इसने डिफरेंट संविधानों का कंपैरेटिवली अध्ययन किया है। और इसके आइडियाज में ओरिजिनेट होते हैं बहुत सारे साइंस, लाइक बायोलॉजी ओरिजिनेट होती है, लॉजिक ओरिजिनेट हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस को साइंस का दर्जा दिलवा रहा है बंदा। ठीक है, तो काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहा है अरस्तु का पॉलिटिकल साइंस में। कुछ कोटेशन है, लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम पैशन, यानी कि जो लॉ है वो रीजन के आधार पर आधारित होगा, उसमें किसी व्यक्ति की पर्सनल जो इंटरेस्ट है, पर्सनल जो थिंकिंग है, पर्सनल जो पैशंस है वो इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, द एजुकेटेड डिफर फ्रॉम द अनएजुकेटेड एज द लिविंग फ्रॉम द डेड, यानी कि जिस तरह से जीवित व्यक्ति मृत व्यक्तियों से भिन्न होते हैं उसी तरह से जो एजुकेटेड व्यक्ति हैं, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, वो अशिक्षित व्यक्तियों से भिन्न होते हैं। यानी कि उनमें भी उतना ही अंतर है जितना जीवित और मरे हुए व्यक्तियों में है। तो एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है अरस्तु, और अरस्तु के द्वारा के स्टेट के अंदर जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो स्टेट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट है। अगर देखो हम अरस्तु और प्लेटो का कंपैरिजन करें, वैसे हमने वीडियो के अंतर्गत कर भी लिया है, तो अरस्तु एम्पेरिसिज्म को रिप्रेजेंट करता है, प्लेटो आइडियलिज्म की बात करता है। अरस्तु रियलिटीज को अंडरस्टैंड करता है, जो प्लेटो वो अपने आइडियाज के आधार पर सिचुएशन को बदलना चाहता है। अरस्तु बेस्ट प्रैक्टिकेबल जो व्यवहारिक राज्य हो सकता है उसकी बात करता है, लेकिन जो प्लेटो है वो एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है जो फिलोसोफर किंग के द्वारा रूल होगा। ठीक है, प्लेटो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करता है, वहीं जो अरस्तु प्राइवेट प्रॉपर्टी को असेंशियल मानता है, किसके लिए? पर्सनल अचीवमेंट्स के लिए, स्टेबिलिटी के लिए भी। ठीक है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। और फिलोसोफर किंग की बात करता है प्लेटो अपने रिपब्लिक पुस्तक में, हालांकि जो द लॉ पुस्तक है और स्टेटमेंट है उसमें रूल ऑफ लॉ को प्लेटो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अरस्तु स्टार्टिंग से ही रूल ऑफ लॉ का
समर्थक है, वो किसी तरह के फिलोसोफर किंग का डॉक्ट्रिन नहीं देता। तो जो अरस्तु है वो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, प्लेटो के आइडियाज में काफी मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस करता है। अगर प्लेटो पर भी आपको इंफॉर्मेशन जाननी है तो प्लेटो पर भी मेरी वीडियो अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हो। एक सिंगल वीडियो भी है और डिटेल में भी प्लेटो को मैंने अपनी अर्लियर जो स्टार्टिंग वीडियोस थी उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। मेरा टारगेट है कि अक्टूबर एंड या मिड नवंबर तक आपके सिलेबस को कंप्लीट कराना। मैं कंप्लीट सिलेबस कवरेज प्रोवाइड करूंगी अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको। तो चैनल पर बने रहे। हैव ए नाइस डे।